हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने बात करने वाला हूं जीएस घुरिये के बारे में, यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये। ये आप देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं जीएस घुरिये। ठीक है जी, घुरिये। तो इसके बारे में जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे कि जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था के बारे में इसने क्या लिखा है अपने बुक में। ठीक है, जाति व्यवस्था को लेकर इसने कई रिसर्च किए हैं और उसके बारे में समाज में उसने बताया है। तो सबसे पहले हम लोग जीएस घुरिये के जीवन परिचय को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जाति व्यवस्था के बारे में इसने क्या बताया। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका जो जन्म होता है वो जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 को, और इसके जो मृत्यु होते हैं 28 दिसंबर 1983 को। ये भारत के एक अग्रणी शिक्षाविद थे और समाजशास्त्र का प्रोफेसर थे। इसके बारे में और एक चीज़ बता दूं कि इसने जो एमए किया था वो संस्कृत में किया था। मैं बता देता हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन इसने एमए किया था, एमए तक की पढ़ाई संस्कृत में किया था। फिर उसने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया, पेपर लिखा था, तो इसे मिला था स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद इसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इसने पीएचडी किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। पीएचडी करने के बाद ये आए भारत। पीएचडी करने के बाद भारत आए और भारत में क्या किया, 1924 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभाग में बन गए, हेड बन गए। ठीक है, वहाँ पर उसका नेतृत्व किया था, बॉम्बे विश्वविद्यालय में हेड बन गए। और इसने बहुत सारे स्टूडेंट को, लगभग इसने 87 स्टूडेंट को रिसर्च पेपर करवाया था, यानी कि पीएचडी करवाने में मदद किया था 87 स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस तरह से पीएचडी करवाया और इस तरह से उसने समाज को लेकर इसका झुकाव बढ़ते गया भाई। हालांकि इसने एमए संस्कृत में किया था, लेकिन इसे समाज शास्त्र की ओर इसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया पीएचडी करने के बाद। ठीक है, और इसलिए इन्हें भारतीय समाज शास्त्र का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय समाज शास्त्र के संस्थापक इस जीएस घुरिये को कहा जा सकता है। ठीक है, जब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में जाति पर जीएस घुरिये ने क्या लिखा, जाति व्यवस्था को लेकर। इसने बड़ा अपना रिसर्च जाति व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा किया था। तो क्या किया था, देखिए, भारत में जाति के बारे में जीएस घुरिये की समझ काफ़ी उत्तम कोटि की थी, क्योंकि इसने समाज शास्त्र को लेकर इसका अच्छी समझ थी, तो इसने जाति को लेकर भी इसने बताया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, अपनी पुस्तक भारत में जाति और नस्ल, इसका किताब का नाम क्या है, भारत में जाति और नस्ल में वे सर हर्बर्ट रिसले से सहमत हैं कि जाति उस नस्ल का उत्पाद है जो आर्यों के साथ भारत आई थी। उसका क्या मानना था कि जाति जो है उस नस्ल का उत्पाद है जो आर्यों के साथ भारत आई थी। उसके अनुसार जाति की उत्पत्ति नस्ल से हुई है और व्यवसाय ने उसे स्थिर किया। आप लोगों ने कभी सुना होगा नाम कि फला जाति के लोग होते हैं तो वही काम करते हैं, जो काम करते हैं उसी से उसका जाति रिलेटेड होता है। जैसे नाई होता है, कई लोग नाई जाति भी बोलते हैं, तो नाई का काम करते हैं, है ना। जैसे बढ़ई होते हैं, तो आज के समय में तो वैसा है नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो जाति होते थे वो जाति के नाम पर ही वो काम भी करते थे, जाति के आधार पर उसका काम भी होता था। तो वही जीएस घुरिये कहते हैं कि व्यवसाय उसे स्थिर करता है। तो उसने क्या किया कि जाति को लेकर उसने 6 विशिष्टताओं का वर्णन किया है। जीएस घुरिये ने भारत में जाति को लेकर 6 विशिष्ट विशेषताओं को समझाया है। तो इसमें पहला विशेषता उसने बताया है कि समाज का खंडीय विभाजन। उसने क्या बताया कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज को कई छोटे छोटे सामाजिक समूहों में विभाजित किया है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, हर समाज छोटे छोटे सामाजिक समूह में बटा हुआ, और इस छोटे छोटे समूह को ही जाति कहा जाता है। कि ये समूह है, इसमें इस जाति का इतना समूह, उस जाति का, तो समूह ही अलग अलग जाति का होता है। और इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था के कई विभाजन और उपविभाजन है। एक जाति होता है, जाति का अंदर में भी उसका विभाजन हो जाता है, यानी कि जाति का अंतर्गत विभाजन होगा तो वो उसे क्या कहेंगे, उपजाति कहेंगे। ठीक, तो ये उप विभाजन हो गया। और सदस्यता जन्म के आधार पर होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो भी आदमी जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म का माना जाता है, और उसका नेक्स्ट पीढ़ी, उसका अगला पीढ़ी जो है उसी धर्म के अनुसार चलता है, यानी उसी जाति को वो मानता है। और प्रत्येक जाति के पारंपरिक सामाजिक स्थिति और रीति रिवाज होते हैं। जितने भी जाति होते हैं, हर जाति का अपने अपने रीति रिवाज मानते हैं, उसके खान पान को लेकर अलग अलग नियम होते हैं। तो इसने पहला विशेषता बताया था। उसके बाद उसने दूसरा विशेषता बताया, पदानुक्रम। इस विशेषता में क्या कहता है, जीएस घुरिये के अनुसार जाति पदानुक्रमित है। पदानुक्रमित मतलब सीरियल वाइज सीरियल है। इसमें ब्राह्मण शीर्ष स्थान पर है और शूद्र सबसे नीचे होता है। यानी कि हमारा समाज में क्या होता है,
कोई जाति के लोग बहुत नीचे धर्म के हैं, फिर कुछ कोई धर्म उससे जो ऊपर है, उससे ऊपर है, तो जाति को उसके ऊपर नीचे का अनुसार बांटा गया कि सबसे ऊंचे जाति का धर्म ब्राह्मण लोगों को माना जाता है सबसे ऊंचा, तो शूद्र लोग होते हैं उसे समाज में सबसे नीचा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जातियों को उनके सामाजिक वरीयता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जाति व्यवस्था में मौजूदा पदानुक्रम श्रम के विभाजन के माध्यम से परिलक्षित होता है। यानी कि ये जो विभाजन आप देख रहे हैं इसमें श्रम विभाजन होता है, जो जाति में अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन क्या होता है, वो काम करते हैं, काम क्या करते हैं उसे श्रम विभाजन कहलाता है। जो तीसरा विशेषता उसने जाति के बारे में बताया है वो है नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं और विशेष अधिकार। आप देखते होंगे कि उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार मिले हुआ, नीचे जाति के लोगों को कम अधिकार मिलता है। तो समाज हमारा ऐसा ही बना हुआ है, ऊंचा जाति नीचा जाति, छुआछूत अछूत, ये सब समाज में होता है। तो कहता है क्या है कि नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं जाति व्यवस्था के कठोरता को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि जाति समाज में इनके सदस्यों के बीच अक्षमताओं और विशेषाधिकारों का असमान वितरण होता है। जब कोई जाति उच्च जाति का लोग होता है तो उसे ज़्यादा अधिकार मिला होता है, तो कोई नीचे जाति का लोग होता है तो उसे कम अधिकार मिला होता है। यानी उच्च जाति के लोग जो है ना सभी अधिकारों को बड़े मज़े से आनंद लेते हैं क्योंकि उसे सभी अधिकार मिला हुआ ऊँचे जाति का है। और वहीं नीचे जाति के लोगों को क्या होता है, विभिन्न अक्षमताएँ होते हैं, पीड़ित होते हैं, यानी कि बहुत सारा समाज में उसे बेइज्जती सहना पड़ता है, सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, है ना, अछूत समझा जाता है, कई तरह के जो बुराइयां होते हैं समाज में नीचे जाति के लोगों को सहना पड़ता है। अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं है और मंदिरों में प्रवेश पर रोक होता है। जो अछूत लोग होते थे, जो नीचे जाति के लोग होते हैं, तो उसे सार्वजनिक मंदिर होता है उसे घुसने नहीं दिया जाता था। उसके बाद जो होता है, जो कुआं से पानी लेने नहीं दिया जाता था उसे, यानी उसे अलग समझा जाता है। तो चौथा विशेषता इसमें है व्यवसाय में अप्रतिबंधित विकल्पों का अभाव। जैसे आप देखते होंगे कि कोई आदमी जिस जाति का होता है ना, उसे जो उसके पूर्वज जो व्यवसाय करते, जो बिजनेस करते, जो भी काम करते हैं वही अगला पीढ़ी वाला भी करता है, फिर उसका अगला पीढ़ी भी वही काम करेगा। नहीं, एक ही व्यवसाय वो करता है, वो अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता है। तो यानी कि जाति के आधार पर उसका व्यवसाय डिसाइड होता है। तो जाति व्यवस्था में व्यवसाय आनुवांशिकता द्वारा तय होता है, यानी आनुवांशिकता द्वारा तय होता है, यानी कि पिछला पीढ़ी जो हमारे बाप दादा जो काम करते थे वही हम करेंगे और उसके बाद आने वाले पीढ़ी भी वही काम करेंगे, मैंने आनुवांशिक होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, अपने काम को बदल नहीं सकता, ऐसा कि हम ये काम करें तो हम दूसरा काम करेंगे तो वो नहीं कर सकते। जाति का रूल ही होता है, वही काम करना है। और उच्च जाति के लोग क्या होते हैं, नौकरी का मजा लेते हैं, तो नीचे जाति के लोग अपने पूर्वजों को काम करते रहते हैं। जो नीचे जाति के लोग होते हैं वही ज़्यादातर पूर्वजों का काम करते आते हैं, लेकिन ऊंचे जाति के लोग तो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं और मज़े में रहते हैं उच्च जाति के लोग। यही हमारे समाज की बुराइयाँ एक तरीक़े से कह सकते हैं वो था। पांचवा जो विशेषता था वो है भोजन पेय और सामाजिक मेल जोल पर प्रतिबंध। होता क्या है कि सभी जातियों को अपने अपने खान पान के रूल होते हैं। ठीक है, हर जाति खान पान को लेकर थोड़ा सा ना कुछ डिफरेंस होता है, और इस वजह से क्या होता है, एक जाति के लोग दूसरे जाति के वजह से मेल जोल उतना नहीं हो पाता। कुछ रीति रिवाज होते हैं, खान पान होते हैं, और इस वजह अलग होने के कारण मेल जोल नहीं बन पाता। सभी जाति के लोगों पर खान पान को लेकर कुछ नियम मानने पड़ते हैं। तो तरह के भोजन, इसमें दो तरह के भोजन होते हैं। इसमें बात किया हुआ कि भोजन जो होता है दो तरह के होते हैं, एक होता है कच्चा भोजन और एक होता है पका हुआ भोजन। तो कच्चा भोजन जैसे फल वगैरह हो गया, पका हुआ भोजन उसको बनाने के बाद। उसके बाद कुछ मांसाहारी शाकाहारी को लेकर भी वर्गीकरण होता है, और जिन पर साझा करने से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए गए। कुछ जाति के लोग कच्चा तो कुछ जाति को पका हुआ भोजन करते हैं, यानी कि हर जाति के खान पान के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और छठा जो है इसका विशेषता है कि सगोत्र विवाह। सहगोत्र विवाह माने एक ही जाति में विवाह। इसमें ये नियम क्या था कि समाज में नियम यह था कि हमें जो शादी जो होता था हर जाति पर इस बात पर जोर देता है कि उसके जो सदस्यों के जो विवाह होंगे वो अपने ही जाति पर करना चाहिए। एक ही जाति के सदस्यों में ही विवाह हो सकता है, एक जाति के सदस्य दूसरे जाति के साथ विवाह नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है, दूसरे जाति के साथ विवाह करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है या फिर उसे समाज से निकाल दिया जाता है। यानी कि ये सारे जो चीज़ होते हैं, जाति के विशेषताएं होता है, वो GS घुरिये ने हमारे समाज के बारे में बताया था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है कि जाति को लेकर GS घुरिये ने क्या बताया था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक को लेकर एक नए वीडियो में।